Good morning, 6th standard. So we have started chapter number 3 of civics part. History part 1 to 5 chapters completed. So by each day I'll be giving you homework to send the notes of your chapter which you have done it. जैसे कि हर एक दिन मैं आपको बोलूँगी इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर्स दो ताकि मुझे ये पता चल सके दैट यू पीपल हैव कंप्लीटेड हिस्ट्री पार्ट और नॉट, बिकॉज हिस्ट्री मेरी साइड से पूरी कंप्लीट हो गई. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सिविक्स में भी आई थिंक अब आज चैप्टर 3 फिनिश हो जाएगा. So we have done the definition of government, the need of government, the function of government and the level of government. So today we are going to start with the types of government on page number 213. So if we see that there are 3 types of government. सरकार दूसरे आप इंडिया नहीं, there are lot many countries which are there in the world. So different countries they have different form of government. इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है. मीन्स हम लोगों को चुनते हैं और वो हमारे लिए प्लान्स और पॉलिसीज़ बनाते हैं. अगर हम चाइना का एग्जांपल लें तो चाइना में क्या है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है जहाँ पे एक ही लीडर खड़ा होता है और वही हमेशा जीतता है, कोई और पार्टी उसके साथ खड़ी नहीं होती. अगर आपके भाई बहन 9th में पढ़ते होंगे तो आप उनसे पूछेगा देयर इज़ अ चैप्टर इन द सिविक्स पार्ट गवर्नमेंट में, तो वो भी आपको थोड़ा सा समझा देंगे. So different countries practice different form of government. So there are 3 form of government which is there in your book, that is monarchy system, dictatorship and the last one is democracy. So first we are going to read about monarchy system. Mono means होता है individual. So the government which is run by an individual, that is called as monarchy system. monarchy system वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे कोई एक ही रूल करता है. जनरली यहाँ पे किंग और क्वीन होते हैं. इंग्लैंड में आप देखोगे प्रिंस है, अभी प्रिंस चार्ल्स का आपने नाम सुना होगा, क्वीन एलिजाबेथ का नाम सुना होगा. तो वहाँ पे अभी भी कौन सा फॉर्म है, मोनार्की सिस्टम है. राजा और रानी रूल करते हैं, तो हमेशा उन्हीं के डिसीजंस वो लोग लेते हैं. they do not consider people advisory. So what they do, they generally take the help of the ministers, supporting ministers. They do not take the advice of the people, what the people want. So the thing which they have thought, they used to do that. जो ये चाहते हैं ये वही करते हैं. और इस सिस्टम को हम हेरिडिटी सिस्टम भी बोलते हैं. वाई? बिकॉज जब राजा या फिर रानी की डेथ हो जाती है तो जो उनके बच्चे हैं फिर वो क्या करते हैं, इसके किंग और क्वीन बन जाते हैं और वो फिर सिस्टम को संभालते हैं. So they are this type of government is not answerable to any of the answerable to the public about his or her policies. They do not say कि yes you like it, that is why we have made it. आपको पसंद था, आप लोगों के लिए किया गया. No, the policies which are made by the king and queen, they decide. They do not see generally they do not see the public interest. वो लोगों को क्या ज़रूरत है वो ये नहीं देखते. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ आपको, जैसे कि क्लास में, ठीक है, क्लास में डिफरेंट काइंड्स ऑफ बच्चे होते हैं, ठीक है. सम आर इंटेलिजेंट, सम आर स्मार्ट, some are you can say that some have good personality in the sense जो थोड़े से हेल्दी हैं और हट्टे कट्टे हैं. तो क्या करते हैं ये बच्चे अपने आप को ही मॉनिटर समझने लग जाते हैं. जो इंटेलिजेंट है वो सोचता है मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैम मुझे सब काम दे देते मैं मॉनिटर हूँ. और जो बच्चा जो हेल्दी होता है वो क्या बोलता है कि अच्छा मैं हेल्दी हूँ, मेरे पास मसल पावर है तो मैं क्लास का लीडर हूँ, जो मेरी बात नहीं मानेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं. तो वो अपने हिसाब से क्या करते हैं, क्लास को रूल करते हैं. सो दैट इज़ रॉन्ग. वाई? बिकॉज वो किसी के बारे में नहीं सोचते, वो अपने आप ही बन जाते हैं. किसी टीचर ने उनको मॉनिटर नहीं बनाया होता. सो विद द क्वालिटी विच दे आर हैविंग, दे थिंक दैट दे आर मॉनिटर एंड दे डू व्हाट दे वांट. जो उन्हें पसंद होता है वो वही करते हैं, बाकी बच्चों की हित के बारे में नहीं सोचते. सो जनरली दिस काइंड ऑफ system you can find in England basically. So the other is dictatorship. On the form of government is dictatorship. So it is a system of government where one man who is normally from the military takes the form of the government.
यहाँ पे कोई एक जो जनरली मिलिट्री का होता है वो क्या करता है, पूरे देश को रूल करता है। तो डिफरेंट रीजन है, डिफरेंट लीडर्स। सो ये अपने हिसाब से क्या करते हैं, सरकार को या फिर अपने रीजन को जो लोग हैं उनको क्या करते हैं, चलाते हैं। सो अगर उनकी कोई बात नहीं मानता तो दे फोर्स them to follow their policies which they have done it। वो फोर्स करते हैं उन लोगों की भैया तुमको हमारी बात माननी ही पड़ेगी, whether you like it or whether you don't like it, है ना। आपको आप मेरी जो मैं पॉलिसीज़ मैंने बनाई हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर ये बोला है कि येस एवरीबडी हैज़ टू वेयर दिस काइंड ऑफ ड्रेस, तो सबको वही ड्रेस पहननी है, जिसने नहीं पहना फिर उसको पनिशमेंट दी जाती है और बहुत हार्श बिहेवियर उसके साथ किया जाता है। सो जनरली दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल बाय द पीपल ऑफ द country। And the next is the democracy. Now this form of government you can see in India. Now it is a form of government where people select their leader। ये वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे लोगों के पास, हम जनता के पास अधिकार होता है कि हम अपना लीडर चुने। वो खुद से नहीं बनते, हम उनको इलेक्ट करते हैं। सो जनरली जो हमारी डेमोक्रेसी, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। वाई रिप्रेजेंटेटिव? रिप्रेजेंट मतलब हमने जिस उम्मीदवार को खड़ा किया है, सो दैट इज़ वाई हमारी डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। और जो भी गवर्नमेंट चुनी जाती हैं, दे मेक लॉज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स फॉर अस, so that we can be so for the safety of the citizen of the country। जनरली जितनी भी पॉलिसीज़ बनाते हैं वो हमारी वेलफेयर के लिए ही बनाते हैं। वाई? बिकॉज हम लोगों ने अपने लीडर्स चुने हैं। फॉर एग्जांपल जो भी लीडर हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको हमने इलेक्ट किया है, वो अपने आप से इलेक्ट नहीं हो गए। इलेक्शंस हुए थे, लोगों ने अपने वोट डाले तब वो इलेक्ट हुए। तो वो उनका बेसिक काम क्या है, ये है कि वो हमारे लिए सोचे, जो भी वो कानून बना रहे हैं या पॉलिसीज़ बना रहे हैं उनको हमको ध्यान में रख के बनाएं, ठीक है। So this is a kind of democracy which is acceptable by the people of India। Now ये democracy इंडिया में चलती है। This kind of democracy आंसरेबल भी होती है। अगर हमको हमारा लीडर नहीं पसंद है तो हमको चांस भी मिलता है कि हम अपने लीडर को बदल सकते हैं आफ्टर एवरी 5 ईयर। तो ये हमारी डेमोक्रेसी क्या है, फ्लेक्सिबल भी है, जिसमें अगर हमको कोई लीडर पसंद नहीं आ रहा है तो हम उसको बदल सकते हैं। बट मोनार्की सिस्टम में और डिक्टेटरशिप में वी कांट चेंज आवर लीडर, क्योंकि वो खुद से बने होते हैं विद द मसल पावर और विद द मनी पावर और विद द हेरिडिटी, तो वी कांट चेंज देम। सो इन डेमोक्रेसी वी हैव द राइट टू चेंज आवर लीडर ऑल्सो। The next topic is on page number 214, that is universal adult franchise। So universal means the thing which is applicable to the universe, the whole people who are there in the world। Adult means बड़े and franchise means a thing which is just for the adult people, not for the smaller ones। So ये इसलिए बनाया गया था because एक गवर्नमेंट को खड़ा करने के लिए कौन ऐसे लोग हैं जो वोट दे सकता है ना। अगर हमने बोला कि लोगों को कोई एज लिमिट नहीं दी है तो क्या कुछ जो बच्चे उन्हें पता ही नहीं है। अगर हम बच्चों को एग्जांपल है, जैसे आपकी एज को आपको नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है, हम कौन से लीडर को चुने जो हमारे लिए अच्छा काम करे। यू आर नॉट इन अ माइंड सेट टू चूज़ योर लीडर। सो एक लॉ बना गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू कि जो भी इंसान 18 ईयर्स से अबव है उसको ही राइट है। बिकॉज जब आप 18 ईयर्स के हो जाते हो, आई थिंक दैट इज़ अ टाइम व्हेन यू आर इन एडोलेसेंट पीरियड, जब आपका जो माइंड है प्रॉपर्ली ब्रेन डेवलप हो चुका होता है और आपको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो उन्होंने एक एज लिमिट दी जिसके थ्रू आप अपने वोट अपने लीडर्स को चूज़ कर सकते हैं। सो कंट्री where every adult citizen have been granted the right to vote is said to be the following principle of universal adult franchise। So the principle of universal adult franchise is that the person has the right to go and vote for the leaders which he wants to be the voice of that person। So this is the best form of democracy because एवरीबडी इज़ इक्वल। वहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि अच्छा ये काला है तो उसको वोट नहीं दिया जाएगा, अच्छा ये गरीब है तो उसको वोट नहीं दिया जाएगा। सो इन अ डेमोक्रेसी एवरीबडी हैज़ अ राइट टू वोट अबव 18 ईयर्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कलर, कास्ट
रिलीजन, क्रीड, एवरीथिंग, इन सबको हटा एक साइड में रख के एवरीबडी हैज़ अ राइट टू वोट, जो भी 18 साल से ऊपर का है। सो इससे क्या हुआ, जो अमीर है उसको भी अधिकार मिला कि अपना नेता चुने, और जो गरीब है उसको भी अधिकार है कि वो भी अपना नेता चुन सके। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज वुमेन सफराज मूवमेंट, दैट इज ऑन 215। सो नाउ ये मूवमेंट क्यों हुआ, बिकॉज आप देखेंगे आज भी कुछ ऐसे गांव हैं या कुछ ऐसे घर हैं जहाँ पे औरतों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, गर्ल्स को आगे एजुकेशन देने नहीं दिया जाता है। सो दैट इज़ वाई सम फेमिनिस्ट women's, they have taken out certain movements so that the women should also get the equal right as compared to the men, उनको भी अधिकार मिल सके men के साथ ही, ताकि वो भी अपने right के खिलाफ खड़ी हो सके। So now governments like Europe and America which were calling themselves democratic, they do not have the right to vote to every अडल्ट सिटीजन मतलब यूरोप और अमेरिका जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहता है, वहाँ पे राइट नहीं है कि जो वुमेन है वो अपना वोट दे सके। सऊदी अरेबिया भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे औरतों को वोट देने नहीं दिया जाता है। सो एवरी अडल्ट सिटीजन मीन्स मतलब उसमें औरत भी आती है, उसमें आदमी भी आते हैं, सब आते हैं, बट कुछ कंट्रीज़ में वुमेन्स को राइट नहीं दिया जाता है कि वो जाके वोट करे। सो इन 1848 बहुत सारे मूवमेंट्स निकाले गए थे वुमेन्स के द्वारा फॉर द इक्वालिटी ऑफ वुमेन एंड मेन। सो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब सारे मेंस लड़ाई के लिए वॉर में चले गए थे तो औरतों को बुलाया गया था फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए। सो ये चीज़ें क्या हुई, और जो लेडीज़ हैं उनमें एक कहते हैं ना मोटिवेशन के तौर पे आए कि येस वी कैन ऑल्सो डू समथिंग। तो इसी को ध्यान में रखते बहुत सारी औरतों ने बहुत सारे मूवमेंट्स निकाले, प्रोटेस्ट, हंगर स्ट्राइक्स, चेनिंग देमसेल्व्स टू रेलिंग इन पब्लिक प्लेसेस, ये सारी चीज़ें की ताकि औरतों को अधिकार मिल सके इन द आउटसाइड वर्ल्ड ऑल्सो। फिर ये जो स्ट्रगल था उसकी वजह से ही अमेरिका में 1920 में औरतों को भी अधिकार मिला टू वोट। सो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब यही है कि सबको अधिकार मिले वोट करने का, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का, एवरीबडी शुड गेट द चांस टू cast their vote and choose their representatives. And the last topic is the struggle against apartheid. Now अगर आप अभी ध्यान से बुक पढ़ेंगे या फिर मेरी ऑडियो सुनेंगे तो आपको 9th का कुछ कंटेंट समझ में आ जाएगा। Now 9th में चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में ये अपार्थीड का कंटेंट है। तो अगर आप ये अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो 9th स्टैंडर्ड में भी आपको आसानी होगी। मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ ऑडियो सुनने के लिए बेटा, बिकॉज अगर आप नहीं बुक पढ़ेंगे, ऑडियो नहीं सुनेंगे तो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, फिर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। सो आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू पीपल बट स्टिल यू हैव टू डू इट, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी ना बेटा। एंड द लास्ट वन इज स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड। सो अपार्थीड मतलब क्या था, अपार्ट मतलब अलग कर देना। नाउ कुछ देशों में यूरोप एंड अमेरिका को छोड़ के जहाँ पे औरतों को राइट नहीं दी जाती थी, कुछ ऐसे भी देश थे जहाँ पे जो ब्लैक्स उनको राइट नहीं थी कि वो जाके वोट दे सके, जैसे साउथ अफ्रीका। यहाँ पे जो वाइट पीपल थे दे आर मोर पावरफुल एज़ कम्पेयर टू ब्लैक। तो वाइट पीपल ब्लैक को इजाज़त नहीं देते थे कि वो उनके साथ ट्रैवल करें या उनके एरियाज़ में जाएं। ठीक है, जैसे स्विमिंग पूल में अगर वाइट जा रहे तो उनको ब्लैक को अलाउड नहीं था वहाँ पे जाना। अगर वाइट बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो ब्लैक्स को अलाउड नहीं था कि वो उस बस में जाए। सो उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक थे, काले लोग थे, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, क्योंकि उनको क्या कहते जो वाइट लोग थे उन पर बहुत ज़्यादा रूल कर रहे थे। सो एक स्ट्रगल किया गया था ब्लैक्स के थ्रू वाइट पे कि हमको भी इक्वल राइट चाहिए। सो ये दो लोगों ने इनिशिएटिव लिया था। फर्स्ट वॉज नेल्सन मंडेला, जिनको जेल भी भेज दिया गया था, बट जब वो जेल से रिहा हुए तो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया साउथ अफ्रीका में जहाँ पे वाइट एंड ब्लैक दे आर इक्वल। नाउ महात्मा गांधी ने भी उनका साथ दिया था। तो बिकॉज जो वाइट थे दे वर
forcing the blacks not to go school with them, not to admit in the hospital where they are having. So for the blacks, they have a separate school, they have a separate hospital, everything. They were discriminating the blacks. So that is why a lot of struggle has been done by Mahatma Gandhi and Nelson Mandela for the blacks to get the equal rights as compared to the white one. So 1970s to 1991 ये स्ट्रगल चला, एंड फाइनली 1994 में जब नेल्सन मंडेला इलेक्शन जीत गए, देन ही वॉज द प्रेजिडेंट. नेल्सन मंडेला वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, वेयर ही हैज़ made a constitution where both black and white has given the equal right in all the spheres. मतलब कोई सेपरेट स्कूल ब्लैक के लिए नहीं होगा, कोई सेपरेट हॉस्पिटल नहीं होगा. व्हेन नेल्सन मंडेला बिकेम द प्रेसिडेंट. सो उसके पीछे जो 1994 के पीछे की बात करते हैं, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था. फॉर एग्जांपल अगर देखोगे आप, मैं आपके स्कूल का एग्जांपल ले लूँ. जैसे आपका एक फ्रेंड ग्रुप है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे गौतम ने एक फ्रेंड ग्रुप बना लिया, ठीक है, तो वो अपने फ्रेंड ग्रुप के 4 दोस्तों के साथ ही रहना चाहता है, वो कोई नहीं चाहता कोई और उसमें ऐड हो जाए, ठीक है. अगर उसके अंदर कोई और आता है, फॉर एग्जाम्पल उसमें नमन कहता है कि मैं भी तुम्हारा दोस्त बनूंगा, तो व्हाट गौतम विल से, नहीं हमारे एक फ्रेंड ग्रुप है, हम अपने उसके फ्रेंड ग्रुप में रहेंगे, हम तुमको अपने दोस्त नहीं बनाएंगे. आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, ठीक है. तो जनरली हम क्या करते हैं, हम अपना एक फ्रेंड सर्कल बना लेते हैं और हम किसी को भी नहीं करते कि वो हमारे फ्रेंड सर्कल में है. वी डू सच थिंग्स इन द स्कूल. हम करते हैं, एक बेस्ट फ्रेंड बना लेते हैं, हमसे अपने सब काम बेस्ट फ्रेंड को ही बोलते हैं, बाकी किसी और को नहीं बोलते. सो आप तो इनोसेंट हो, आप छोटे हो, बट जब बड़े ये सब करते हैं विद अ फुल इंटेंशन, तो वो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन फीलिंग आती है. सो जनरली वी शुड नॉट डू ऑल सच थिंग्स. आई थिंक एवरीबडी इज़ इक्वल. आई थिंक हमको सबको मौका देना चाहिए. अगर एज एन इंडिविजुअल आप किसी को मोटिवेट नहीं करोगे, तो आई थिंक फिर आप भी उन्हीं लोगों में कैटेगराइज होंगे जो वो लोगों में डिस्क्रिमिनेट करते हैं. तो आई थिंक यू शुड मोटिवेट अदर्स. जब आप एक क्लास में पढ़ते हैं, तो इसका मतलब है आपके सारे फ्रेंड्स, जितने भी क्लासमेट्स हैं, वो सारे आपके फ्रेंड है. सो यू शुड ट्रीट देम इक्वली. सो दिस फिनिशेज आवर चैप्टर नंबर 3 ऑफ civics. So with the video I'll be sending you the question answers also. We have to hurry up with the course because we have to finish the chapter as only 2 weeks are left. And the parents, it's a humble request from the social teacher, please help your kids because they are small. तो ऑडियो के वक्त आप भी साथ में रहें. अगर आपको दिक्कत होती है तो यू हेल्प देम इन रीडिंग द बुक्स. बुक रीड करके वो आपको बता सकते हैं. एंड प्लीज़ मेक देम डू द होमवर्क ऑल्सो. सो आई विल बी शोइंग यू द लाइन्स विच यू हैव टू अंडरलाइन इन द बुक एंड विच यू हैव टू रीड. सो फॉर द मोनार्की सिस्टम यू हैव टू अंडरलाइन दिस एंड यू हैव टू रीड दिस पार्ट ओनली. आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. जो मैंने अंडरलाइन किया, ओनली दैट पार्ट यू हैव टू रीड. दिस इज़ द पार्ट ऑफ डिक्टेटरशिप. दिस इज़ हिटलर. लोग आज भी हिटलर का एग्जाम्पल लेते हैं बिकॉज ही वॉज वेरी रूड. दिस इज डेमोक्रेसी, द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया. दिस इज द वुमेन सफराज मूवमेंट एंड द लास्ट द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड. ओके, दिस. So if you want to do the exercise part also, you can do it. Tomorrow I'll be sending you the answers of that book exercise. Okay, thank you class.